ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन में हम दो मेथड की स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज अ ग्राफिकल, सेकंड इज अ सिंपलेस्ट मेथड। तो सिंपलेस्ट मेथड को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आफ्टर द जब हम सिंपलेस्ट मेथड यूज़ करते हैं तो सबसे पहले मैं दो वेरिएबल बताऊंगा, उसके बाद तीन वेरिएबल्स का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि दो वेरिएबल्स में जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल हैं, x1 और x2 है, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न दे रखे नॉन नेगेटिव इंटीजर दे रखे हैं। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास दे रखी हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, सबसे फर्स्ट स्टेप 1 होता है, that is introducing a slack variable। स्लैक वेरिएबल का टर्म क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया है सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न x1 प्लस s2 लेस देन इक्वल टू 1। तो लेस देन में क्या होता है, जब भी यहाँ पे जो ऐसी कोई एक वेरिएबल को हमें ऐड करना होता है जिसकी वजह से ये इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे हम स्लैक वेरिएबल यूज़ करते हैं। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल को ऐड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड भी स्लैक वेरिएबल। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल को माइनस करते हैं दैट इज़ अ सरप्लस वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल का मतलब होता है जो कमी है वो कंप्लीट करने के लिए हम स्लैक वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ इक्वेशन होते हैं, जैसे यहाँ पे दो ही इक्वेशन है, दो ही स्लैक वेरिएबल का यूज़ करेंगे। हम एक वेरिएबल को s1 मान लेते हैं एंड दूसरे वेरिएबल को s2 मान लेते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ स्लैक वेरिएबल s1 s2 फॉर इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो जैसा हमारा क्वेश्चन होता है वैसे ही हम सेम उतार देते हैं, मैक्स इक्वल टू z2x1 प्लस 3x2। स्लैक वेरिएबल की वैल्यूज़ के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव में 0 लगाते हैं, 0s1 प्लस 0s2, और सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न हमारा चेंज हो जाता है। हमारा सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न हो जाता है x1 प्लस s2 प्लस s1 इक्वल टू 1, और दूसरा हमारा सब्जेक्ट कंसर्न 3x1 प्लस x2 प्लस s2 इक्वल टू 4। और जो लास्ट नंबर होता है हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसमें हम चारों वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि स्लैक वेरिएबल की वैल्यू कोई भी नेगेटिव नहीं होगी। तो सबसे पहला काम होता है हमारे जितने भी हमारे नंबर ऑफ कंस्टेंट इक्वेशन है उतने हम स्लैक वेरिएबल, अगर यहाँ 3 इक्वेशन होती सब्जेक्ट ऑफ कंस्टेंट में 3 स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो दो ही इक्वेशन है तो 2 स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। हमेशा ये याद रखते हैं कि स्लैक वेरिएबल को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 के साथ इंटू करते हैं, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव डिसीजन वेरिएबल्स में कोई, जब डिसीजन वेरिएबल इंटू हो तो ऑब्जेक्टिव में हमारा कोई डिफरेंस ना आए, ऑब्जेक्टिव में कोई स्लैक वेरिएबल का इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए हम यहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस करते हैं। बाकी चीज़ें सेम है आपकी। अब जो हम इसको करते हैं तो इसके बाद हम सेकेंड स्टेप होता है हमारा टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। जो टेबल कैलकुलेशन होती है वो हमारा होता है टेबल कैलकुलेशन, उसमें करना, ठीक है। जो टेबल कैलकुलेशन करते हैं तो हम जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको पहले लिख देते हैं। तो हमारा जो एक वेरिएबल है x1 है, s2 है, s1 है, s2 है, ठीक है। ये हमारा हो गया। x1 s2 के पीछे हमारा क्या रहेगा, xb रहेगा। अब x1 s2 अगर ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो xb का जो ऑब्जेक्टिव है उसको यहाँ पे जो मान लेते हैं वो cj मान लेते हैं, xb के ऊपर ही cj लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 के ऊपर 2 है तो x1 के बगल में 2 है तो 2 लिख लिया, x2 के बगल में 3 है तो 3 लिख लिया, s1 के बगल में 0 है, s2 के बगल में 0 है, ठीक है। अब जो x1 s2 आपके इंटीजर में दे रखे हैं, सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न में दे रखे हैं, वही लिखता है। तो यहाँ x1 के पीछे 1 है, जब कुछ नहीं होता तो ऑलरेडी 1 मेंशन होता है, तो ये 1, ये 1 और ये 1, s2 नहीं है तो 0। इसी तरह दूसरे इक्वेशन में x1 के पीछे साथ में 3 है, s2 पे 1 है, 1 लिख दिया, s1 है नहीं 0, s2 1 हो गया, ये हो गया। xp पे जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है xp हमेशा क्या होती है, ये वाली वैल्यू जो इक्वल के जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ होती हैं इक्वेशन में दैट इज़ xp। तो 1 और 4 है तो यहाँ पे 1 और 4 हो गया, ओके। इसी के साथ हमारा कोफिशिएंट ऑफ ये cb आता है, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक। जब भी कोफिशिएंट ऑफ बेसिक को रिप्रेजेंट करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ बेसिक हमारा पहले हम यहाँ पे बेसिक यूज़ कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक बाद में यूज़ करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ बेसिक को हम यूज़ कर लेते हैं। बेसिक क्या होता है हमारा, यहाँ पे बेसिक जो वैल्यू होती है हम अभी स्लैक वेरिएबल ही लिखते हैं, और इनका जो कोफिशिएंट ऑफ बेसिक होगा वो 0 0 मान लेते हैं, ओके। तो इस तरह से हमारा एक टेबल फॉर्म क्रिएट हो जाता है। हम पहले xp के पीछे बेसिक मानते हैं, बेसिक कोफिशिएंट बेसिक 0 का 0 मानते हैं, क्योंकि s1 का ऑलरेडी हमने कोफिशिएंट क्या लिया है 0 0 माना है, तो इसलिए यहाँ 0 0 मानते हैं। अब जो हमारा क्या होता है इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ zj होता है। जब भी पहली टेबल बनती है तो हम xb के नीचे ही, xb के ऊपर cj और xb के नीचे ही zj लिखते हैं। तो जब पहली टेबल बनती है तो zj की वैल्यू हमेशा हमारी 0 0 0 होती है। हम क्या करते हैं, cj माइनस zj कर देते हैं। cj आपकी ऊपर वाली वैल्यू है, cj माइनस zj किया
तो आपकी वैल्यू 2 आ गई, 3 आ गई, 0 0 आ गई। जो भी CJ माइनस ZJ में मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बिहाफ में हम कॉलम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब 3 यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है तो 3 को हमने सेलेक्ट कर दिया और इसके जो कॉलम होता है उसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। रेशियो क्या होता है, XB और जो भी आपकी जो भी बड़ी वैल्यू जिस रो में आई है उससे हम डिवाइड करते हैं। XB 1 है तो 1 से 1 डिवाइड होगा, तो 1 से डिवाइड 1 ही होगा। यहाँ 3 से 1 डिवाइड होगा, सॉरी 4 से 1 डिवाइड होगा, तो 4 से 1 डिवाइड हो गया तो 4 ही आएगा। ठीक है, 1 से 1 डिवाइड हुआ, 4 से 1। ZJ का ये नहीं है तो ZJ में नहीं करेंगे हम, बस इतने में करते हैं। तो ये हमारी ये वाली वैल्यू आती है। तो यहाँ पे देखते हैं जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू देख रहे थे, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में जहाँ पे कॉमन एलिमेंट होता है, देखिए ये आपका वैल्यू कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में जो कॉमन एलिमेंट है, मिनिमम वाला रो ये है, इसमें एक जो कॉमन वैल्यू आई है दैट इज़ कॉल्ड बी पाइवोट एलिमेंट। की एलिमेंट भी बोलते हैं, पाइवोट एलिमेंट भी बोलते हैं। तो ये आपका पाइवोट एलिमेंट होता है। ठीक है, अब हमारा जो मेन टारगेट था, जब हमें पाइवोट एलिमेंट मिल जाता है, जैसे यहाँ पे पाइवोट एलिमेंट मिल गया है, तो पाइवोट एलिमेंट को 1 करना और उसके नीचे या ऊपर की वैल्यूज़ को 0 करना। तो यहाँ पाइवोट एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, इसके नीचे की वैल्यू 0 नहीं है, तो हमारा जो टारगेट होगा ये इसके नीचे की वैल्यू को 0 करना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें थोड़ी सी मैट्रिक्स आनी चाहिए। मैट्रिक्स में क्या होता है, ये हमेशा रो 1 होता है, ये रो 2 होता है। ओके, तो मैट्रिक्स में हमेशा रो 1 है, ये रो 2 है। तो रो 2 की इस वाली वैल्यू को हमें 1 करना है, तो हमें पूरी रो को चीज़ों को चेंज करना होगा। जैसे क्या होता है कि जब भी हमें पाइवोट एलिमेंट मिल जाता है, जैसे ही हमें फिर से दूसरी टेबल बनानी पड़ेगी। तो XB हो गया, X1 हो गया, X2 हो गया, S1 S2 सेम लिखेंगे। XB के ऊपर CJ हमेशा सेम रहता है, 2 3 0 0। बेसिक आपका क्या होता है, हमेशा जहाँ पे पाइवोट एलिमेंट आ गया होता है तो उसके सामने देखते हैं, उसके ऊपर देखते हैं कौन सा डिसीजन वेरिएबल है। तो उसके ऊपर देखिए यहाँ पे 1 इज़ अ पाइवोट एलिमेंट, तो उसके ऊपर डिसीजन वेरिएबल X2 है और ये कौन सी रो में, S1 के सामने है। तो हम ये X2 क्या होगा, S1 से चेंज आएगा। तो यहाँ S1 की जगह हम क्या लिख देंगे, आप X2 लिख देंगे और नीचे S2 सेम है। मतलब ये जो वैल्यूज़ होती है सामने वाली, जैसे पाइवोट एलिमेंट आ गया तो ये X2 वाले कॉलम में आया, लेकिन S1 के रो में आया है, तो हम X2 को S1 से चेंज कर देंगे। और इसी के साथ बेसिक भी चेंज होगा। S2 का बेसिक कितना है, 3, और S1 का बेसिक 0 था, तो S2 का बेसिक अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाइवोट एलिमेंट को 1 करना होता है, तो ये ऑलरेडी 1 है, तो हम R1 में कुछ नहीं करते हैं, हम इसकी वैल्यू को सेम लिख देते हैं। जैसे 1 1 है तो ऊपर ही 1 1 है, तो हम सेम लिख दे रहे हैं। सॉरी, XB इक्वल टू 1 ही है, तो यहाँ पे XB हमारा 1 होगा। बेसिक आपका X2 हम लेते हैं और ये S2 है। कोफिशिएंट ऑफ बेसिक आपका 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। तो XB की वैल्यू जो है वो सेम रहती है। तो XB की वैल्यू, क्योंकि पाइवोट एलिमेंट पहले रो में आया था, तो पहले रो में जो पाइवोट एलिमेंट है उसको 1 करना होता है, तो 1 तो ऑलरेडी है, इसलिए हमने इसको सेम उतार दिया है। लेकिन इसके नीचे के एलिमेंट को हमें 0 करना होता है। तो 0 कैसे करेंगे, जब तक हम डिवीज़न नहीं, माइनस नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, तब तक 0 वैल्यू नहीं होगी। तो हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है R2। अब ये देखिए रो 1 है, ये रो 2 है, तो रो 1 में पाइवोट एलिमेंट आ गया तो उसको 1 करना होता है, ये ऑलरेडी 1 है। रो 2 में क्या है, 1 है ऑलरेडी। तो हमने इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है वही हम सामने लिखते हैं। तो रो 2 है तो रो 2 ही लिखेंगे, माइनस जिसमें पाइवोट एलिमेंट निकलता है उसको लिखते हैं। तो पाइवोट एलिमेंट किस में लिखा है, R1 में, और जो वैल्यू यहाँ पे होती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। तो अब इस फॉर्मूले से लेके चलते हैं, ये फॉर्मूला हमारा पहले यूज़ होगा। तो जैसे यहाँ पे 4 है तो R2 की वैल्यू कितनी होगी, 4 माइनस 1, R1 की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3। ओके, अब यहाँ पे देखिए R2 की वैल्यू कितनी, R2 की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, R2 की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, तो R2 की वैल्यू होगी 3 माइनस 1। R1 की वैल्यू कहाँ है, यहाँ से उठाएंगे। ओके, तो R1 की, क्योंकि ये R1 है ना, आपने यहाँ पे लिख दिया, तो अब R1 की वैल्यू ये हो गई। वैसे दोनों सेम है, आप ऊपर से भी उठा सकते हैं। तो R2 की वैल्यू 1 और ये 1 R1 है, तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो R2 की वैल्यू हो गई 3 और 3 में से 1 माइनस किया 3। जैसे यहाँ से भी लिखा भी है R2 माइनस R1 कर दीजिए, तो R2 माइनस R1 का सीधे सीधे यहाँ पे 4 से 1 माइनस किया 3 आ गया, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया, 1 से 1 माइनस किया 0 आ गया।
पाइवट एलिमेंट आपका x2 के नीचे था, तो x2 के नीचे ही पाइवट एलिमेंट है, उसके नीचे की वैल्यू 0 हो गई, यही हमारा टारगेट था। तो 0 से 1 किया -1 आ गया, 1 से 0 किया 1 आ गया। आप फॉर्मूले में भी रख देंगे, यही चीज़ आएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारा एस बी के नीचे ही है, तो अब हम क्या करते हैं, जेड जे निकालते हैं। पहली बार में तो जेड जे 0 होता है, लेकिन दूसरी बार में जेड जे 0 नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ बेसिक चेंज हो गया है। तो कोफिशिएंट ऑफ बेसिक क्या होता है, अब जेड जे की वैल्यू कैसे निकलती है, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक से हमारा x1 इंटू होता है, तो पहले इसका इंटू इसके साथ करेंगे x1 के साथ, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर इसका इंटू इसके साथ करेंगे, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर इसका इंटू करेंगे, 3 1 जा 3, और ये 0 हो गया। अब सी जे माइनस जेड जे कर देंगे, सी जे माइनस जेड जे करेंगे, तो 2 का -3 से करेंगे तो -1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, 0 का माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है। जब सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू या सारी निगेटिव हो जाती है, ठीक है, जब सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू निगेटिव या 0 हो जाए, तो उसके आगे हम सॉल्व नहीं करते हैं। देखिए, दो कंडीशंस होती हैं हमेशा, कि या तो यहाँ पे सारे जो भी स्लैक वेरिएबल है कन्वर्ट होकर डिसीजन वेरिएबल हो जाए, मतलब x1 x2 थे यहाँ पे, तो x1 x2 आ जाते, तो तब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देते, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। या जब हमारा क्वेश्चन सी जे माइनस जेड जे, जब हमारा क्वेश्चन सी जे माइनस जेड जे में सारी वैल्यूज़ निगेटिव या 0 हो जाती हैं, जैसे इसमें निगेटिव और 0 हो गई हैं, तो हमारा क्वेश्चन तब सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे ऑल द वैल्यूज़ ऑफ सी जे माइनस जेड जे आर निगेटिव एंड 0, सो जो आपका आंसर होगा, सो आंसर इज़, क्योंकि यहाँ देखिए x2 ही इंट्रोड्यूस हुआ था, x1 नहीं हुआ था, तो आपके x1 की वैल्यू को हम 0 मान लेंगे। यहाँ पे s2 इंट्रोड्यूस हुआ है, तो s2 लिखेंगे, और s2 के सामने जो xb की वैल्यू होती है, दैट इज़ अवर आंसर। तो s2 के सामने जो वैल्यू है वो 1 है, तो s2 1 हो गया। और z जो होगा वो आपका क्या आएगा, अब z जो वैल्यू है आपकी वो 2x1 + 3x2 है, तो x1 की वैल्यू 0 हो गई, तो 2 × 0 + 3x2, 3x2 1, तो आपकी वैल्यू z की 3 होगी। तो ये आपका आंसर है। ये एक सिंपल क्वेश्चन होता है 2 वेरिएबल पे। जब हम इसको 3 वेरिएबल्स पे करते हैं तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। तो हम जब 3 वेरिएबल्स पे इस क्वेश्चन को करेंगे तब आपको चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत क्लियर होंगी। देखिए, सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है, सिंप्लेक्स मेथड में हमने शुरुआत से इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ। सिंप्लेक्स मेथड में जो हमारी इक्वेशन है वो हमें मिल गई थी, <= की थी, जिसके लिए हमें स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ा, s1 s2 इंट्रोड्यूस किया। तो जितनी इक्वेशन होती है उसी के बिहाफ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्लैक वेरिएबल। 2 वेरिएबल 2 को इक्वेशन थे, 2 इक्वेशन की वजह से हमने 2 स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया। जो भी इंट्रोड्यूस किया उसको हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी जोड़ दिया 0 लगा के। फिर जो थी हमने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करा, टेबल फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद सी जे जेड जे सब कुछ लिखा, सी जे मैंने जेड जे किया। जो मैक्सिमम रो होता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और रेशियो निकाल लेते हैं, मतलब एक्स बी से उस कॉलम को डिवाइड करते हैं। जैसे 1 था, 1 से 1 को डिवाइड किया, 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 आ गया, और वहाँ से मिनिमम वैल्यू। जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कॉमन होता है दैट इज़ कॉल्ड पाइवट एलिमेंट। पाइवट एलिमेंट का जब हमें पाइवट एलिमेंट मिल जाता है तो हमारे जो वेरिएबल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो यहाँ पे s1 है तो वो आपका चेंज हो गया x2 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कर लिया था x2 हो गया था, और उसके साथ जो कोफिशिएंट था x2 का कोफिशिएंट 3 था, तो x2 का कोफिशिएंट 3 हो गया। ओके, x2 का कोफिशिएंट 3 हो गया। उसके बाद हमने क्या करना था, पाइवट वैल्यू को 1 करना था, तो ये ऑलरेडी 1 था तो हमने इसको सेम उतार दिया। हमारा नीचे की वैल्यू को, हमारे पाइवट एलिमेंट की नीचे की वैल्यू को हमें 0 करना होता है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया R2 = R2 - 1 R1। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व किया। हमारी वैल्यूज़ देखा, सी जे मैंने जेड जे पे हमारी जो वैल्यूज़ थी वो निगेटिव आ गई, तो हम यहीं पे आंसर रोक देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे स्लैक वेरिएबल कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब x1 यहाँ पे आ जाता है, तो भी हम क्वेश्चन रोक देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रॉपर है वो हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया थ्रू अ सिंप्लेक्स मेथड से। अब मैं 3 वेरिएबल्स का जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तो उसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।